Good evening, everybody. चलिए बात शुरू करते हैं हम लोग। ये जो कंट्री आपको दिख रहा है, इट इज़ म्यांमार, जिसको हम लोग बर्मा के नाम से भी जानते हैं। तो पहले इसका कैपिटल जो होता था हुआ करता था रंगून, लेकिन अभी इसका जो कैपिटल है वो नैपीदाव है। तो मुद्दा ये है कि ये एक ऐसा कंट्री है हमारा पड़ोस में जो कि काफ़ी दिनों तक मिलिट्री रूल्ड रहा। जब हम लोग आसपास का कंट्री को कुल मिलाकर के देखते हैं तो पता चलता है कि हमारा कंट्री बहुत एक्सेप्शनल है इस मामले में। हाँ, तो यहाँ पर मिलिट्री रूल रहा। तो एक लेडी है, वो नाम है अंग सैन सूकी। तो ये सूकी जो है वो यहाँ पे डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत लंबा टाइम तक आंदोलन भी की और वो जेल में भी रही और नोबेल पीस प्राइज भी मिला। तो फाइनली यहाँ पर डेमोक्रेसी आया, बट नॉट इन फुल टर्म। वो मतलब पूरा फुल सेंस में नहीं बोल सकते कि डेमोक्रेसी आ गया, क्योंकि वहाँ पे हाँ इलेक्शंस होते हैं। 2015 में एक इलेक्शन हुआ था। उसके पहले 9 में भी हुआ था इलेक्शन, लेकिन 9 वाला इलेक्शन को वो उसको मान नहीं सकते कि इलेक्शन था, क्योंकि पूरा मिलिट्री कंट्रोल्ड था। 15 में जो इलेक्शन हुआ, दैट वाज रियल इलेक्शन। और इलेक्शन के बाद ये जो पार्टी थी, आंग सैन सू की पार्टी, वो पार्टी जो है वो काफ़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ उसका। लेकिन लेकिन मुद्दे ये है ना कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वहाँ पर मिलिट्री के लिए 25% सीट्स रिजर्व है। ठीक, यानी वहाँ पर एक पावर शेयरिंग फार्मूला है। मिलिट्री के लिए 25% सीट्स जो है वो रिजर्व है। और वहाँ के प्रोविंशियल जो असेंबलियाँ हैं वहाँ पर भी इसी तरह से वहाँ पे सीट मिलिट्री के लिए रिजर्व है। तो ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर फुल डेमोक्रेसी है, नहीं बोल सकते। दूसरी बात है कि कुछ मिनिस्ट्रीज भी है, जो मिनिस्ट्रियाँ भी मिलिट्री के ही हाथ में रहेंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा दिया गया कि ये हम बता सीट देख लेंगे एक बार, ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो है, ये मिनिस्ट्री मिलिट्री के ही हाथ में रहेंगी। फिर ऑन्ग सैन सू की कहीं प्रेसिडेंट न बन जाए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा दिया गया कि कोई भी पर्सन जो किसी विदेशी से शादी किया होगा वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो कई सारे जो है मुद्दे हैं यहाँ पे। अभी न्यूज में क्या है, न्यूज ये है कि यहाँ पर इलेक्शन हुआ और यहाँ ऑन्ग सैन सू की पार्टी जो है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये पार्टी जो है ये अभी जीत गई है। लेकिन जैसा हम बताएं कि खुल करके वो नहीं काम कर सकते। और इधर में जो सू की है, ये भी देखा जाए तो वो काफ़ी समझदार हो गए, इन द सेंस कि अब वो जो फाइटिंग स्पिरिट है वो थोड़ा कम पड़ता दिख रहा है। वो मिलिट्री से रिलेशंस अच्छे रखना चाहती है। दूसरी बात यह है कि वो थोड़ी पॉपुलिस्ट भी बन रही है। जैसे कि रोहिंग्या के केसेज में मिलिट्री को डिफेंड करना। तो अपना इमेज बनाने के लिए वो कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट दे रही, काम कर रही है जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी अच्छी नज़र से नहीं देख रहा। चलिए हम लोग अब सीट में पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दिख रहा है कि म्यांमार विल वोट। तो दिस इज एक्चुअली ओल्ड न्यूज। तो
अभी न्यूज बदल गया है। तो इलेक्शन हुआ, अभी हम बता दे रहे हैं कि ये जो आंग सैन सू की पार्टी है, ये पार्टी एक्चुअली इलेक्शन जीत चुकी है। तो 2015 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें सूकी की पार्टी जो थी वो लैंडस्लाइड उसका विक्ट्री हुआ था। तो वहाँ पे दो हाउसेज हैं, एक को बोलते हैं हाउस ऑफ नेशनलिटीज, हमारा जो है अपर हाउस मान लीजिएगा, एंड अनदर इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज आवर लाइक आवर लोअर हाउस। तो म्यांमार में कुल मिला करके 7 स्टेट्स हैं। कोई हमको बता सकता है क्या कि पाकिस्तान में कितने स्टेट्स हैं टोटल? एक मिनट। हाँ, पाकिस्तान में कितने स्टेट है टोटल? पाकिस्तान में अभी 5 हो गए। आप ठीक ही बोली हैं, वैसे 4 बट अब 5 हो गए क्योंकि गिलगिट बाल्तिस्तान को भी स्टेट का दर्जा मिल गया है। अच्छा, खैर। तो अब यहाँ पे 7 स्टेट्स हैं और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो दोनों हाउस मिल करके चुनते हैं, इलेक्टेड बाई कैमरल नेशनल पार्लियामेंट। ठीक। अब यहाँ पे बाकी क्या मुद्दे हैं? बाकी मुद्दे हैं यहाँ पे रोहिंग्याज। आप लोगों को अच्छे से पता है कि रोहिंग्याज मुस्लिम्स, करीब करीब 10 लाख मुस्लिम जो है वो बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा अभी शेल्टर बना हुआ है, रिफ्यूजी कैंप, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप इन कॉक्स बाजार। ठीक। अब ये एक बात हुआ, बांग्लादेश बोलता है वापस लो, ये बोलते नहीं ये तो बंगाली ही है। तो चलिए, एक मुद्दा है। अब दूसरा मुद्दा है कि यहाँ पे रोहिंग्या जो है, ये जो पहले जो इलेक्शंस होते थे, इन इलेक्शंस में रोहिंग्याज पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन इस बार तो 10 लाख तो ऐसे ही बाहर है। और जो रखीने प्रोविंस है, उस रखीने प्रोविंस में इस बार इलेक्शंस हुआ भी नहीं है। मेनी एरियाज ऑफ रखीने, तो रखीने प्रोविंस का बहुत सारा एरिया, वहाँ पर इस पर इलेक्शन भी नहीं हुआ है। तो जो 6 लाख वहाँ पर रोहिंग्या बच भी गए हैं, वो लोग भी वोट नहीं कर पाए। तो 10 लाख तो ऐसे ही नहीं वोट किए, 6 लाख का एरिया में वोट नहीं हुआ। और जो वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग हैं वो भी नाराज है कि यहाँ पर वोटिंग क्यों नहीं हुआ। खैर, तो एक और भी पार्टी है वहाँ पे, वहाँ पर एक पार्टी है, ये एक बार फिर क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, बट पुराना बात हो गया, लेकिन कभी एक क्वेश्चन आया हुआ है। यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, ये एक्चुअली पार्टी है, बोलने को तो पार्टी है, बट इट इज़ एफिलिएट पार्टी ऑफ मिलिट्री एक पार्टी वहाँ बना के रखी हुई है कि वो भी इलेक्शन लड़ती है। खैर, ये जो है 2009 में इनको सीट मिल गया था, 2010 में। 2010 में एनएलडी जो थी वो बैकआउट की थी इलेक्शंस को। तो फिर सारा का सारा जो है वो कैंडिडेट, ये जो पार्टी दिखा रहे हैं यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, उसको मिल गया। और 2015 का जो इलेक्शन है इसमें एनएलडी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये पार्टी जो है, ये पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ था। अब जैसा हम बताया कि 25% सीट्स जो है वहाँ पर रिजर्व्ड है मिलिट्री के लिए। मिलिट्री, वहाँ के मिलिट्री को बोलते हैं तात्मादेव। और वहाँ पर डिफेंस और होम मिनिस्ट्री जो है वो मिलिट्री के ही हाथ में रहता है। और मिलिट्री कभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर करके अपने हाथ में सत्ता ले भी सकती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुल मिलाकर के कमज़ोर है। और बता ही दिए, फॉरेन वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखवा दिया गया है, मिलिट्री ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है कि फॉरेन नेशनल से अगर कोई शादी किया होगा
तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गई थी, ये न्यूज़ आप लोग कवर किए हैं, द हेग में। और वहाँ पर जा कर के वो मिलिट्री को वहाँ पे डिफेंड की। अब बाकी यहाँ पर दिया हुआ है कि इंडिया और चाइना वहाँ पर क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो वहाँ पर चाइना एक प्रोजेक्ट चला रहा है जिसको बोलते हैं चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। और एक और भी पोर्ट बना रहा है क्याउक फेव। और इंडिया जो है वहाँ पर एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट वहाँ पर के लिए प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इसको बोलते हैं कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा कि कोई गाड़ी जो इंडिया से निकलेगी, वो जैसे ट्रक निकला तो ट्रक से निकल करके सामान जो होगा वो लोड हो जाएगा जहाज़ पे, मतलब शिप पे लोड हो जाएगा। तो ट्रक से चला, शिप पे लोड हुआ, उसके बाद उतर के वो ट्रेन में चल देगा। तो इसको बोलते हैं मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। और अ, और एक सितवे में एक पोर्ट बना रहा है इंडिया। चलिए बाकी पढ़िएगा। ये अभी जो न्यूज बोले ना कि वहाँ पे लिखा था इलेक्शन होगा, यहाँ पे इलेक्शन हो चुका है, उसका न्यूज है कि वो 476 में से 346 सीट जीत चुकी है। आगे बढ़ते हैं। चाइना यूएन के कुछ बॉडीज होते हैं, उन बॉडीज के इलेक्शंस में चाइना इस बार काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस किया है। मतलब कि जो कोरोना वायरस पैंडमिक आया, कोरोना वायरस के बाद चाइना का अ, जो कद है वो यूएन में गिरा है। तो देखते हैं हम लोग। यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का एक सीट के लिए इलेक्शन था, उसमें इंडिया चाइना को हरा दिया। एक यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन होता है, वहाँ पर भी ये एक समोआ नाम का कंट्री है, उससे हार गया। और यूएन हाई राइट्स काउंसिल होता है, यहाँ पर बड़ी मुश्किल से वो एक सीट निकाल पाया सऊदी अरबिया को हरा करके, लेकिन सबसे पीछे था। डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में भी चाइना सिंगापुर से हार गया। तो कुल मिलाकर के चाइना को जो कोविड के बाद से जो दुनिया में इसका इमेज खराब हुआ है, उसका रिजल्ट इसको देखने को मिल रहा है। तो अब बाकी बातें इसमें थोड़ी हिस्ट्री की है, थोड़ा तो आपको लोगों को पढ़ना ही चाहिए। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि यूएन जब वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया फाइट किया अलॉन्ग विथ अलाइड पावर्स, और जब यूएन बना, तो यूएन का जब चार्टर साइन हुआ था, तो यूएन का चार्टर साइन हुआ था तो इंडिया भी उस चार्टर में साइन किया था। इसको चार्टर कंट्री बोल रहे हैं। और पाकिस्तान जो था वो 47 में 45 में चार्टर इसका साइन हुआ था, 47 में ये ज्वाइन किया है। मतलब हम फाउंडर मेंबर है यूएन के। एक दूसरी बात ये है कि ये सब कहानी आपको हम पहले सुना चुके हैं वैसे, फिर भी थोड़ा बहुत हम बता दे रहे हैं। कि दूसरी बात ये है कि आप लोगों को चलिए मैप में यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये देख रहे हैं ना, ये ताइवान एक कंट्री है।
तो आप लोग को कई बार कहानी सुना चुके हैं कि जो चाइनीज लोग थे, वो भी वर्ल्ड वॉर टू में फाइट किए थे अलॉन्ग विथ अलाइड पावर्स। बट जो पार्टी फाइट की थी एक्चुअली, जिसके नेतृत्व में चाइना फाइट किया था, वो लोग कम्युनिस्ट लोगों से हार गए। और हारने के बाद ये जो आपको ताइवान दिख रहा है, ताइवान में ये लोग फाइनली शिफ्ट किए। तो यूएन का सीट तो चाइना को मिला था, लेकिन जब ताइवान में वो पार्टी भाग करके ताइवान चली आई, तो ताइवान वाले जो चाइना था उसको सीट दे करके रखा गया। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया हमारा ताइवान वाला, उसको सीट रखा गया, दिया गया था 71 में जा करके। ठीक, 71 में जा करके ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, पीआरसी, इसको यूएन का सीट मिला। मतलब कि ये वाला ग्रुप वो ग्रुप नहीं था जो जो फाइट किया था अलाइड पावर के साथ, लेकिन इसको सिक्योरिटी काउंसिल में 71 में जाकर के सीट मिला। ठीक, बाकी पढ़ के समझ में आ जाएगा, हम काफ़ी बोलते रहते इस बारे में, तो ये हम छोड़ रहे हैं। बाकी इधर आते हैं। ये भी आर्टिकल जो है ये एक बार पढ़ लीजिएगा। ये यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में एक आर्टिकल छपा हुआ है। फोर्टी 47 मेंबर्स होते हैं इसमें, और इसमें अलग अलग रीजन से कोटा होता है, और इसमें इलेक्शंस होते हैं। और एशिया पैसिफिक रीजन का भी इलेक्शन हुआ, तो इसमें पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल और चाइना इसमें एंट्री कर पाए। सऊदी अरेबिया भी कंटेस्टेंट था। आप देख रहे हैं चाइना सबसे पीछे है यहाँ पर। तो पहले जो था ये यूएन, पहले जो बॉडी था उसका नाम था यूएन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक, इसके ऊपर में काफ़ी चार्ज लगे थे कि यूएन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है वो पार्शियलिटी करता है, उसका सिस्टम में चेंज करके फिर यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल बना। अच्छा, आप पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो बता देंगे। कुछ खास हमको दिख नहीं रहा है जो हमको बताने लायक हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आर्टिकल को पढ़ने के लिए छोड़ रहे हैं। यूएन बना था 1945 में। अब इस साल इसका 75वां वर्षगांठ था, तो वर्चुअल मीटिंग हुआ था। तो यूएन जो है वो, उसमें क्या क्या चेंजेज ज़रूरी है, ये सब बातें इसमें मिलेंगी। आप पढ़िए, अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन पहले पढ़ लीजिए। यहाँ से हमारा काम करने ज़्यादा शुरू होता है। हम आप लोगों से पूछ रहे कुछ क्वेश्चन। आप लोगों को पता होगा कि 2+2 होता है। व्हाट इज 2+2? 2+2, ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है 2+2 का। व्हाट इज 2+2? बीपीएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इट इज़ एक्सेप्टेबल। जब दो देशों के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं तो इसको बोलते हैं 2+2 मीटिंग, दोनों देशों के। जनरली यहाँ पर इंडिया में ये यूएस और इंडिया के साथ ऐसे मीटिंग हो रहे हैं।
तो अभी हमारा ट्रंप जाने से पहले ये हम 2+2 मीटिंग हमारा हुआ, ठीक। और अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स। आप लोगों से पूछ रहे हैं व्हाट आर फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स। जहाँ 2+2 आएगा तो फाउंडेशनल एग्रीमेंट का भी नाम आएगा। कोई हमको बता सकता है ये फाउंडेशनल एग्रीमेंट क्या होता है? हॉलैंड किस चीज से रिलेटेड है? व्हाट इज इट रिलेट्स टू व्हाट फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स? नहीं, वो नहीं पूछ रहे हैं हम। ये पूछ रहे हैं कि फाउंडेशनल एग्रीमेंट क्यों किए जाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। वो सब तो ठीक है, नाम नहीं पूछ रहे वो नाम नहीं पूछ रहे। ये मेरा केवल हम पूछ रहे हैं कि इस एक क्यों किए जाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नाम बाद में बात करेंगे। अच्छा, आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स जो है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन। ठीक है, मेन पॉइंट पे बात कर रहे हैं। मिलिट्री टू मिलिट्री, नॉट पार्टनरशिप दैट सेंस कि सिविल नहीं, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन, ये होते हैं फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स। तो मिलिट्री, दो देशों के मिलिट्री जो आपस में फ्रेंडली हों, वो इंटर ऑपरेबिलिटी हो सके। कहने का मतलब है कि जब वो फाइट करना पड़े किसी तीसरे देश के साथ, तो इन लोगों का मिलिट्री आपस में कम्युनिकेट कर सके, आपस में कोऑर्डिनेट कर सके, इसके लिए ये कोऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन। नहीं तो अब सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर हम हमारे देश में हिंदी ही बात हो रहा होता, मिलिट्री भी हिंदी ही समझती, हम हिंदी में ही सब कुछ टाइप करते और अमेरिका वाले इंग्लिश में, तो फिर कैसे कम्युनिकेट करेंगे आपस में? उसको कुछ तो रास्ता निकालना पड़ता ना कि आखिरकार कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो वो जो रास्ता निकालने के लिए जो एग्रीमेंट होता कि हम किस लैंग्वेज में आपस में बात करेंगे, तो वो अगर उस पर हम कोई एग्रीमेंट करते तो दैट माइट हैव बीन कॉल्ड फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स। तो ये मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन का बात होता है। तो खैर, बात ये कर रहे थे कि 2+2 डायलॉग्स हुए। कई लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं इंडिया में कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का पक्का नहीं है कि वो रहेगी कि नहीं रहेगी, जाता हुआ सरकार है, फिर 2+2 क्यों, ये उठा क्वेश्चन। खैर, जो भी है, ये तो पॉलिटिकल बातें हैं। हम लोग का काम का बात यह है कि 2+2 हुआ, और सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है दैट इज वी साइंड लास्ट फाउंडेशनल एग्रीमेंट। लास्ट फाउंडेशनल एग्रीमेंट हम साइन कर दिया, और वो है बेका। कुल मिलाकर के 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उनमें से एक हम ओबामा के टाइम में ही साइन कर चुके थे 16 में, और 3 ट्रंप के टाइम में साइन कर दिया। तो ये अब हम लोग उसी बात, और दूसरी बात ये है कि अमेरिकन जो यहाँ पर आए थे पोमियो, वो चाइना के खिलाफ में आग उगल रहे थे, लेकिन इंडिया वाले वैसा आग नहीं उगले हैं। खैर, तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब वहाँ फॉरेन मिनिस्टर माइक पोमियो, ठीक, हमारे तरफ से ये जयशंकर और राजनाथ सिंह, ये लोग थे। तो इसके बाद वो मालदीव भी, अमेरिकन जो लोग थे, ये मालदीव भी गए और श्रीलंका भी गए। वहाँ पर भी चाइना के खिलाफ में माहौल बनाने का कोशिश किए। तो खैर, वो धीरे धीरे करके हम लोग देख रहे हैं। बेका साइंड हो गया, हम आ रहे हो उसका बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे।
तो अभी हम लोग अब देखते हैं हम लोग क्या है साइन किए बेका। तो बेका एज बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल डेटा। यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ है, हम एक दूसरा जगह मार्क कर दे रहे हैं। फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन, ठीक है, ये पूरा फुल फॉर्म ये है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कई सारे एग्रीमेंट हम लोग साइन किए। अभी रिसेंट जो हुआ वो बेका हो गया। इसके पहले थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं हम लोग 16 में जीएसओ मिया साइन किए थे, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। थोड़ा थोड़ा बोलते जा ध्यान से सुनते रहिएगा। 16 में जो साइन किए थे हम लोग जीएसओ मिया, इसमें क्या है, कमांडर टू कमांडर जो बात होंगे, हमारा मिलिट्री कमांडर और उनका मिलिट्री कमांडर जब आपस में बात करेगा तो वो बात किस फॉर्मेट में होगा, वो कैसे इनक्रिप्टेड होगा, ताकि वो सेफली वहां पहुंच जाए और बीच में कोई उसको इवैश ड्रॉपिंग ना कर पाए, कान लगा ना पाए। कान लगाने का मतलब है कि वो डेटा को निकाल करके वो डिकोड ना कर दे कि ये लोग ये बात किया है। तो ध्यान से सुनते रहिएगा। ये है जीएसओमिया, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। हमारा कमांडर और उनका कमांडर के बीच में मेल होगा, ईमेल होगा, बात होगा, जो भी होगा, कम्युनिकेशंस होंगे। वो कम्युनिकेशंस कैसे सेफ रहेंगे दुश्मन से, दैट इज जियोसोमिया। दिस वाज फर्स्ट फाउंडेशनल एग्रीमेंट टू बी साइंड। उसके बाद क्या है, लेमोआ साइन हुआ। लेमोआ के बारे में हम आप लोगों से बात कर चुके हैं। आप लोग बताएंगे कि लेमोआ से क्या होता है। आप लोग से हम पूछना चाह रहे हैं ये लेमोआ से क्या होगा। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग कोई बता सकते हैं कि ये लेमोआ से क्या होने वाला था। एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री बेस क्लियर नहीं है, कोई और अगर बोलेगा तो देखते हैं। लेमोआ कुछ कुछ अब बोल रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू दिस, यस, लेकिन क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है बात। ठीक है, हम बोल दे रहे हैं कि लेमुआ में क्या है, सुनते रहिएगा ध्यान से। लेमुआ में क्या होगा, पोर्ट कॉल्स होंगे। मतलब कि यूएस का कोई शिप जो है वो गुजर रहा होगा इंडियन ओशन से, और उस शिप में कुछ खराबी आ जाएगा। सोचिए बैटरी खराब हो गए, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो अब यहीं से गुजर रहा है तो यहाँ पर चेन्नई में आके लग जाएगा मान लीजिए, या जहाँ भी फैसिलिटी हमारे पास होगी वहाँ पर उसका रिपेयर हो जाएगा। सोचिए उसको फ्यूल का ज़रूरत है, उसको फ्यूल भी दे दिया जाएगा। और अमेरिका कैसे पैसा देगा, कब पैसा देगा, कितना पैसा देगा, वो सब लेमुआ में होगा। मतलब लेमुआ में एक दूसरे का जो फैसिलिटीज, उस फैसिलिटीज को यूज करने का एग्रीमेंट होता है। देखिए एग्रीमेंट अगर नहीं भी होगा तो भी फैसिलिटीज यूज करते हैं, लेकिन ये क्या है, सीमलेस है। मतलब जो आपस में जो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, वो उसका नियम बहुत ही क्लियर है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये हो गया लेमोआ, जिसमें कि एक दूसरे का जो फैसिलिटीज है नेवल पार्टिकुलरली, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। थर्ड इज कॉम कासा। कॉम कासा में क्या होगा, कोई हमको बता सकता है, कोई अगर लिख सकता है।
नहीं, नो दिस इज रॉन्ग। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए फिर ये भी। कॉमकासा में क्या है? कॉमकासा में है कि कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी। आप लोग को हम ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं कि कभी कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि किसी फ्रेंड से कोई मूवी मांग के ला रहे हैं और आपका कंप्यूटर में नहीं चल रहा है, वो मूवी चल ही नहीं रहा। तो मूवी नहीं चल रहा, उसका कंप्यूटर में तो चलता है, आपका कंप्यूटर में क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि देखा जाए तो डेटा जो है वो डेटा आपका कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या होता है कि कुछ कोडेक्स होते हैं, वो कोडेक्स अगर आप अपना कंप्यूटर में लोड कर लेंगे तो वो मूवी चलने लगेगा, यानी कम्युनिकेशन हो गया, आपका कंप्यूटर समझ गया कि क्या है, वो चला देगा उसको। तो बात ये बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो है फॉर्मेट्स, अब आप लोग को समझाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे आप लोग सबको पता है MP4 एक फॉर्मेट है, 3GP एक फॉर्मेट है, ये सारे के सारे फॉर्मेट्स हैं। ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे डिवाइस सबको समझ ले। AVI एक फॉर्मेट है, आपका कंप्यूटर में MP4 चलता है, 3GP चलता है, हो ही सकता है कि AVI नहीं चलेगा। तो बात यहाँ पे ये है, या अब एक और भी एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आप एक फ़ोन लेके रखे हुए हैं, सोचिए एप्पल का, और एप्पल टू एप्पल कम्युनिकेशन हो रहा हो, एप्पल से एक फाइल भेजना चाह रहे हैं और दूसरा एप्पल में चला जाए, एप्पल का फ़ोन में। लेकिन एंड्रॉयड का फ़ोन के साथ में वो अगर आप फ़ोन से डेटा भेजना चाह रहे हैं तो वो फेल कर जा रहा है, यानी कि एंड्रॉयड और एप्पल आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो बात ये है कि अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो ये प्रॉब्लम होंगे। तो अगर ये मिलिट्री हार्डवेयर का बात करें तो एक जहाज उड़ रहा है इंडिया का और एक दूसरा जहाज उड़ रहा है, एप्पल और एंड्रॉयड को सोच लीजिए आप, और एक का कमांडर कुछ दूसरा जहाज के कमांडर से कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ठीक है, जहाज ये जो वार प्लेन्स है, वार प्लेन्स टू वार प्लेन्स कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, किस एंगल में उड़ना है, कहाँ ड्रॉप करना है, कुछ भी अगर ऐसे कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन तो फेल हो जाएंगे। तो ये कॉमकासा जो है, ये कॉमकासा में एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कि दोनों देश एग्री करेंगे कि हम लोगों के डिवाइसेज कैसे कम्युनिकेट करेंगे। सोचिए हम लोग चाइना के खिलाफ में, हमारा देश का वार प्लेन उड़ रहा है और चाइना का भी वार प्लेन उड़ रहा है, सॉरी यूएस का भी वार प्लेन उड़ रहा है, और दोनों वार प्लेन एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहा है। तो यूएस क्या करेगा, हम लोगों को ऐसा डिवाइस दे देगा जो कि हम अपने प्लेन में लगा लेंगे और उनके प्लेन में पहले से लगा होगा। तो ये दोनों डिवाइस जो होंगे ये कॉम्पैटिबल होंगे, ये कॉम्पैटिबल, यहाँ पे इससे पकड़ाएगा ये कॉम्पैटिबल। कॉम्पैटिबल का मतलब होता है, कॉम्पैटिबल का मतलब होता है कि दूसरे के लिए बने हुए हैं, तो एक दूसरे से ये कम्युनिकेट कर पाएंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीका से लड़ाई कर पाएंगे। ठीक, तो आ, 3 समझा दिया आप लोगों को। ये तो पहले से साइन हो चुके थे, अब हम लोग बेका साइन कर दिए, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कम्युनिकेशन। ठीक, कोऑपरेशन, सॉरी, जियो स्पेशियल कोऑपरेशन। तो ये क्या है, ये लास्ट है, बता दे रहे हैं। इसमें क्या है कि हमारा प्लेन, फिर वार प्लेन उड़ रहा है और डोकलाम में इसको बम गिराना है। जिस जगह पर बम गिराना है वो एक, सोचिए एक मिसाइल लॉन्चर ट्रक है। ठीक, ऐसे आजकल लैंड से भी लॉन्च होते हैं मूवेबल, और यहां से आप उसको बता दिया गया था कि इस पॉइंट पे टारगेट है, वहां जाके बम गिरा देना। लेकिन हुआ क्या कि शिफ्ट कर गया, 1 किलोमीटर दूर चला गया ट्रक मिसाइल लेकर के। तो यूएस का जो जीपीएस है ये ट्रक को जान रहा है कि ट्रक कहाँ पे है। अब उड़ता प्लेन में वो स्पेशियल डेटा किस ग्रिड पे है, ठीक, अभी तो ये सब जो आप लोग देख रहे हैं यही सब है, ये किस जगह पे है स्पेशियल, जो ये सब डेटा है किस, यहाँ पे देख लीजिए नीचे में आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे नॉर्थ और डेट, यहाँ पे कितना नॉर्थ है, कितना साउथ है, सब ईस्ट है, सारा का सारा कुछ बता रहा है, अल्टीट्यूड। तो ये जियो स्पेशियल डेटा है। अब ये जो जियो स्पेशियल डेटा है वो जियो स्पेशियल डेटा प्लेन को मिल जाएगा रियल टाइम में, और वो जाकर के सही जगह बम गिरा पाएगा।
तो ये जियो स्पेशियल डेटा का जो शेयरिंग होगा उसके लिए भी हम एग्रीमेंट साइन कर दिया, दैट इज बेका। तो कुल मिलाकर के 4 एग्रीमेंट हम साइन किए। एक, कमांडर टू कमांडर जो कम्युनिकेशन होंगे वो सिक्योर रह सके। दूसरा, एक दूसरे का फैसिलिटीज़ के यूज कर सके, लेमोआ। तीसरा, कॉम कासा जो है वो हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो दो डिवाइसेज है वो आपस में ठीक से कम्युनिकेट कर सके। एंड लास्ट वाज बेका, रियल टाइम में जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, दैट इज बेका। ये सारे के सारे फाउंडेशनल एग्रीमेंट हम साइन कर दिए। तो यूएस के साथ हम बड़े क्लोज टाइट हमारा कनेक्शन हो गया। फायदा फायदा ये है कि हाँ, अगर कभी ऐसे वार होते हैं तो अमेरिका के साथ हम कोऑपरेट कर पाएंगे, अमेरिका हमको डेटा दे पाएगा, अमेरिका हमको डिवाइसेस दे पाएगा, सारी की सारी बातें ठीक है। नेगेटिव साइड में क्या है? नेगेटिव साइड में ये है कि अमेरिका हमको प्रेशराइज करेगा कि तुम दूसरा किसी से कोई वेपन मत कर दो। क्यों? क्योंकि तुम दूसरा किसी से वेपन खरीदेगा, वो वेपन का स्पेयर पार्ट्स का के लिए, रिपेयरिंग के लिए वहाँ से इंजीनियर्स आएंगे, वो आएंगे, वो क्या होगा, वो हम लोगों का जो आपसी सिस्टम है इसको स्पाइंग करेंगे, स्पाइंग करके ये हमारा जो ये सारा का सारा जो हम इनक्रिप्टेड सिस्टम बनाए हैं कम्युनिकेशन का, ये सारा का सारा खुल जाएगा। तो क्योंकि तुम मंगाओगे मिग, एक एग्जांपल लीजिए, मिग मंगाओगे, उसमें कॉम कासा के लिए एक चिप लगेगा, वो चिप जो होगा मिग टू मिग कम्युनिकेशन कर पाएगा अमेरिकन स्टाइल में। तो मिग बनाने जब इंजीनियर्स आएंगे तो चिप को देख लेंगे, और चिप को देख करके वो कोशिश करेंगे समझने का कि किस तरह से कम्युनिकेट करता है। तो फ्यूचर में क्या होगा, अमेरिका का जो कम्युनिकेशन होगा वो कम्युनिकेशन को रशियन लोग पढ़ पाएंगे। तो हम लोगों को दूसरा किसी से ये हथियार लेने से ये रोकने का कोशिश कर सकता है अमेरिका। ये एक प्रॉब्लम एरिया है। तो आप एक बताइए, एक ऐसा हम सिस्टम खरीदने वाले हैं जिसको लेकर के बड़ा झमेला चल रहा है आजकल कि ये सिस्टम अमेरिका बोलता है मत खरीदो, हम बोलते हैं हम तो खरीदेंगे, और एक तरफ हम टाइट कनेक्शन बनाते जा रहे हैं। तो ये मतलब एक इशू बन गया है कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, अमेरिका सैंक्शन तो नहीं लगा। तो कौन सा सिस्टम है जो हम लोग खरीदने चाह रहे हैं, किस देश से खरीदना चाह रहे हैं, और अमेरिका उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, इट इज S-400 फ्रॉम विच कंट्री? ठीक है, रसिया से। तो ये जो है एक बात रहा कि ये हम टाइट कनेक्शन में हैं, फायदे तो हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। दूसरा क्या है, हम अब नुकसान का बात कर रहे हैं, फायदा तो आप लोगों को सब दिख ही गया कि क्या क्या फायदा है। नुकसान ये है, अगर हम बहुत टाइट, अच्छा वो हम बाद में बात करेंगे, अभी आएगा वो मुद्दा। हम पूरा बात समझा दिए, अब आपका काम है इसको पढ़ लेना। हाँ सही है, जो भी बोले सही बोले। हम्म, पढ़ लीजिएगा अच्छा से, ये बड़ा एग्रीमेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ कुछ मुद्दे हैं जो आप सीधे सीधे गेस नहीं कर सकते कि इसका एग्जाम में कैसे आएगा, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट इशूज़। और जो एग्ज़ाम में नहीं आने का चांस लगता है वो ऐसे में आ जाता है। तो आप लोगों को अपने आप को रेडी तो रखना ही पड़ेगा। एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हम तो गुलाम देश थे, अंग्रेज हम पे राज करते थे, और बहुत सारे एरिया ऐसा भी है इंडिया में जहाँ पर कि अंग्रेज़ों से पहले पुर्तगाली लोग राज करते थे, डच लोग राज करते थे। तो ये हमारा बहुत सारा सामान जो है उठा के ले गए हैं लोग। सांची स्तूप आप लोग को पता होगा। सांची स्तूप का जो रेलिंग्स थे, ये यहाँ पे जो डीएम आते थे ना, यूरोपियंस, ये उठा के अपना घर में लेके चले जाते थे। तो कईयों के घर में वो सजा सजा के रखा हुआ है, हमारे आर्टिफैक्ट्स जो है, हमारे आर्ट वर्क्स जो है। तो एक है ये, हम चाहते हैं कि हमारा सामान वापस कर दिया जाए।
तो आसान नहीं है। एक तो है कि उठा के ले गए वो, दूसरा क्या है कि चोरी भी होता है। तो कई लोग हैं जो इस तरह का आइटम का काफ़ी अच्छा अमाउंट देने के लिए रेडी रहते हैं। तो चोरी वाला तो चलिए वापस कंट्रियां कर देती हैं, जो लेकिन उठा के ले गई हैं एज अ प्लंडर, उसको वो वापस नहीं करते। खैर नीदरलैंड्स जो ये है हमारा, डच लोग जो हैं, ये डच लोग जो सामान ले गए थे वहाँ पर वो लोग सपोर्ट इस बात के लिए कर रहे हैं कि हम लोग जो भी चीज़ लूट करके लाए थे वो सामान को वापस कर दे। ठीक। मतलब डच के दो म्यूज़ियम जो हैं ये ऐसा फैसला किए हैं। तो बात करते हैं कि हम लोगों को क्या मिल सकता है। हम लोगों को मिल सकता है कि इन लोगों का आज का जो आंध्र प्रदेश का एरिया है डचों के हाथ में कुछ टाइम तक रहा था। एक मिनट। ठीक है। तो मिनिएचर पेंटिंग्स है उनके पास हमारा, और रॉयल चार्टर ऑफ चोल किंग्स। ठीक है। अब बात यह है कि क्या क्या सामान हम दूसरे देशों से हम लोग को मिल चुका है। तो कुछ कुछ इसमें लिस्ट है, आप लोग पढ़िएगा। अगर कुछ खास हमको लगेगा तो हम बता देंगे कि क्या है जो खास है। ब्रिटेन वाला में हमको कुछ खास नहीं दिख रहा है। यूएस में जो वापस आया हुआ है उसमें एक बात है कि ऑपरेशन हिडन आइडल चला था एक, जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन हुआ था कि कौन कौन सा सामान यूएस में चोरी करके घुसा है। उसमें ये जो है स्मगलर, बड़ा नाम है सुभाष कपूर, इसका नाम आया था। तो अब इसमें कुछ खास, तो खास में एक हमको ये दिख रहा मंजूश्री। तो मंजूश्री जो है ये बुद्धिस्ट डेइटी है, बोधिसत्व बोलते हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बुद्धिज्म में ये काम आएगा पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया से, हाँ ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्टेंट है। अभी कुछ साल पहले नटराज का मूर्ति जो है ब्रॉन्ज मॉडल, ये वापस आया था 2014 में, ये न्यूज बना था। और एक अर्धनारीश्वर का एक मूर्ति। तो नटराज का जो ब्रॉन्ज मॉडल है, ये मॉडल चोल लोगों के टाइम में काफ़ी पॉपुलर था। इंडिया में जो सामान इस तरह से वापस हम लोग को मिल गया है, वो सामान पुराना किला कॉम्प्लेक्स में एक म्यूजियम बना करके रखा गया है। तो जैसे श्री देवी जो चोल डायनेस्टी की रानी थी, पहले क्या था मंदिरों में, चोल मंदिरों में, हाँ चोल मंदिरों में, पहले के चोल मंदिरों में रानियों का भी मूर्ति होता था। तो श्री देवी का मूर्ति भी हम लोग वहाँ पर रखे हुए हैं, वो यूएस से मिला था। और अभी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा। अब क्या है, हम वापस क्या क्या चाहते हैं। तो सबसे बड़ा नाम आएगा वापसी में कोहिनूर। हम चाहते हैं कि हम लोगों को कोहिनूर वापस मिल जाए। लेकिन कोहिनूर के क्लेमेंट जो है ना बहुत सारे हैं। कोहिनूर के इंडिया क्लेमेंट है, पाकिस्तान क्लेमेंट है, ईरान क्लेमेंट है। तो ये सारे के सारे क्लेमेंट है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बोलता है अगर इंडिया का है तो हम भी तो इंडिया में ही थे। ईरान बोलता है कि हमारा नादिर शाह इंडिया से लूट करके ले आया था। ठीक। उसके बाद ये ईरान से लूट करके अफगानिस्तान के पास गया था। तो ये सारे के सारे बोलते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा दे दो। पता नहीं बांग्लादेश क्यों नहीं क्लेम किया है, बट एनीवे। तो ये कोहिनूर हम चाहते हैं, ये है ब्रिटेन में। तो डिस्प्ले इन द जेवेल हाउस एट टावर ऑफ लंदन। दूसरा है टीपू का वुडन टाइगर, ये भी हम चाहते हैं कि लंदन से वापस हमें मिल जाए। ठीक। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, 7.5 फीट टॉल बुद्धा स्टेच्यू। ये सुल्तानगंज बुद्धा बोलते हैं इसको, ब्रॉन्ज मॉडल है 7.5 फीट का। तो ये ब्रिटेन में है, इसको फेमसली इसको बोलते हैं सुल्तानगंज बुद्धा। ये भी वहाँ पर है। इसके अलावा महाराजा रंजीत सिंह का जो ताज है वो भी वहीं पर है, और अमरावती स्कल्पचर्स भी वहाँ पर हैं। तो काफ़ी सामान जो है यूके में है, वो लोग नहीं देना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि अगर हम इस तरह से देने लगेंगे तो कुछ तो हमारा है ही नहीं, हमारा म्यूजियम ही खाली हो जाएगा। तो ये एक मुद्दा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। करतारपुर गुरुद्वारा।
करतारपुर जो गुरुद्वारा है, ये आप कई बार हम लोग पढ़े हैं कि करतारपुर कॉरिडोर है। यहाँ पर जो सिखों के जो पहले गुरु थे, गुरु नानक, वो उनका डेथ हुआ था। तो डेथ हुआ था वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार उस जगह को रेडी कर दी है और वहाँ पर आना जाना भी शुरू हो गया था लोगों का वीज़ा फ्री, लेकिन कोविड के दौरान में रुका हुआ है। अभी न्यूज़ ये आया हुआ है कि उसका जो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, न्यूज जो आया हुआ है जिसको लेकर के इंडिया वाले लोग चिढ़े हुए हैं कि उसके हाथ से उसका मैनेजमेंट छीन करके एक नया बॉडी को दे दिया गया है जिसका नाम है इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड। ठीक है, ये न्यूज से इंडिया में रोष है, लेकिन पाकिस्तान का कहना, और इस आर्टिकल में जैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर सरकार चूंकि काफ़ी सारा खर्च की हुई है इसको डेवलप करने के लिए, तो वो फ़ी भी चार्ज करती है जो लोग यहाँ आना चाहते हैं। अराउंड 2000 के आसपास में फ़ी है जो लोग यहाँ दर्शन करने जाना चाहते हैं। तो सरकार उसका मैनेजमेंट के लिए ये इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को ये दी है, लेकिन जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं वहाँ के, वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास में ही है, और जो वहाँ पे लोग डोनेशन देते हैं वो भी PSGPC के पास ही आता है। मतलब कि पाकिस्तान का जो ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये लोग बोल रहे हैं कि कोई चेंज नहीं हुआ है, हम लोग यहाँ के रिलीजियस फंक्शंस हम ही मैनेज करते हैं, डोनेशंस हम ही मैनेज करते हैं, बाकी जो मैनेजमेंट है वो इन लोगों का है। आप लोग का टेस्ट परसों लेंगे, बता दे रहे हैं अभी ही। आज जितना पढ़ाएंगे उतना का टेस्ट लेंगे। कल हम कोशिश करेंगे क्लास लेने का, कि हम करंट अफेयर्स कंटिन्यू रखें, लेकिन कल जो पोर्शन होगा वो परसों नहीं पूछेंगे। परसों केवल पूछेंगे आज जितना हो गया, मतलब फॉरेन अफेयर्स तक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि इसी में 60 to 70 पेज हो जाएगा, तो सीट बड़ा होने वाला है, इसलिए हम 2 पार्ट में पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि उतना आप लोग से मैनेज हमको लगता हो नहीं पाएगा, उतना बड़ा एक ही बार पूछेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। गिलगिट बाल्तिस्तान। तो गिलगिट बाल्तिस्तान, अभी हम बताएं आप लोगों को कि गिलगिट बाल्तिस्तान जो है ये, अच्छा चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। गिलगिट बाल्तिस्तान पाकिस्तान का कितना नंबर का प्रोविंस बन गया? ठीक है, इसका मतलब आप लोग सुन रहे हैं बात को, ठीक है, अच्छा बात है। अब यहाँ पे थोड़ा मैप हमको छोटा ही करके दिखाना पड़ रहा है क्योंकि अच्छा से नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पर जो हम जहाँ पे हाथ घुमा रहे हैं, दिस इज गिलगिट बाल्तिस्तान, और यहाँ जो एरिया है ना, यहाँ पर दिस इज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। यहाँ पर देखिए कहानियाँ कई हैं। कहानी का मुद्दा ये है कि थोड़ा सा इसमें हमको मैप डालना चाहिए था, बट एनीवे नहीं डाले तो बता दें कि ये जो एरिया है दिस इज गिलगिट बाल्तिस्तान, ये एरिया, और यहीं पर एक छोटा सा कॉरिडोर है, दैट इज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। बात यह है कि कश्मीर का राजा का तो हाथ में हुआ ही करता था, लेकिन 1935 में, थोड़ा कहानी सुन लीजिए, 1935 में जो हरी सिंह था ये अंग्रेज़ों को लीज पर दे दिया, क्योंकि रसिया, अफ़गानिस्तान, ये सारा का सारा प्रॉब्लम को बोलते हैं ग्रेट गेम। मतलब कि रसिया का इन्फ्लुएंस एशिया में ना फैल पाए, अफ़गानिस्तान में ना फैल पाए, उसके लिए
ये महाराजा हरि सिंह जो था 35 में एरिया लीज कर दिया था अंग्रेजों को, और 47 में जब अंग्रेज वापस जाने लगे तो फिर से हरि सिंह को वापस मिल गया। लेकिन हरि सिंह जो है, हरि सिंह का जो वहाँ पर सेना थी उसको लोकल स्काउट, गिलगिट स्काउट्स बोलते थे। तो ये गिलगिट स्काउट जो था वो सेना का नाम था। ये सेना लोकल थी जरूर, लेकिन इसका जो कमांडर था वो ब्रिटिश था। तो जब गिलगिट बाल्टिस्तान हरि सिंह को वापस मिला अंग्रेजों से, तो ये एक ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर ब्राउन, ठीक, ये इसको भेजा गया कि वहां जाके कंट्रोल करो, और गवर्नर हरि सिंह बना करके भेजा घनसार सिंह को। तो ब्राउन क्या किया, ब्राउन जा करके वहां पर और घनसार सिंह को प्रोटेक्शन में लिया, मतलब कैद कर लिया एक तरह से, और वहां पर पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया गिलगिट में। जो गिलगिट स्काउट्स थे वो एलिजियंस को चेंज कर दिया, मतलब कि स्वामी भक्ति जो उनका हरि सिंह के प्रति था उसको चेंज करके वो पाकिस्तान के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित किए, और इस तरह से सीधे के सीधे गिलगिट बाल्टिस्तान जो है पाकिस्तान के हाथ में चला गया। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को जब अक्टूबर में पाकिस्तान में इंडियन सेना घुसी, तो गिलगिट बाल्टिस्तान ऑलरेडी 2-3 महीना हो चुका था जो हाथ से निकल चुका था, ऑलरेडी हो चुका था। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो इंडिया लॉस किया, वो इंडिया को कभी मिला ही नहीं, ठीक। इंडिया का लॉस क्या हुआ, वो लॉस था पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको बोल रहे हैं, जो मुजफ्फराबाद का आसपास का एरिया है, वो वाला उसका लॉस वाला एरिया है जो हरि सिंह के हाथ में था और वो हाथ से फिसल गया था। ये भी नहीं बोल सकते कि इंडिया लॉस किया, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जब इंडियन सेना घुसी तो ऑलरेडी ये लोग श्रीनगर के आसपास तक पहुंच चुके थे। तो यहाँ से लोग इंडियन सेना इनको हटाते हटाते बारामूला तक तो ले गई। तो खैर ये सारी की सारी कहानियां हैं। तो फिलहाल क्या है, पीओके को सॉरी गिलगिट बाल्टिस्तान को कभी भी पीओके के साथ में रूल नहीं किया जाता था, उसको नॉर्दर्न एरियाज बोलते थे, और पाकिस्तान उसको एक तरह से सेंट्रली फेडरली एडमिनिस्ट्रेड एरिया था। लेकिन जब इंडिया मतलब तो फिर वहाँ पर एक पूरा का पूरा अगर बात करें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और ये गिलगिट बाल्टिस्तान, ये सारे का सारा एरिया अगर ले ले, तो इस बात का पाकिस्तान को कभी इंतजार था कि सारा का सारा एरिया में जनमत संग्रह होगा और जनमत संग्रह के बाद में पाकिस्तान को मिल जाएगा। लेकिन जब भारत की सरकार लद्दाख को अलग कर दी, जम्मू कश्मीर को अलग कर दी, तो पाकिस्तान को भी पता चल गया कि ये कभी नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, प्लेबिसाइट होगा और पाकिस्तान को सारा कुछ मिलेगा। तो और ये जो लोग थे गिलगिट बाल्टिस्तान के, वो भी डिमांड कर रहे थे कि हम लोगों को एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि कश्मीर के साथ इनका कोई एफिलिएशन नहीं है। देखिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, फिर हम अपना फिर एक्सपीरियंस बोलेंगे आपको कि कश्मीर में जब हम लोग जाते हैं ना, तो कश्मीर के लोग इस बात को बोलते हैं कि अरे हमारी तो शादियाँ वहाँ हुआ करती थी उस पार, हमारे फैमिली के दो टुकड़े कभी उधर हैं कभी इधर हैं, तो एक हो जाना चाहिए। क्योंकि वो भाषा वगैरह से भी जो पीओके है, वो पीओके लैंग्वेज कल्चर हर तरह से देखा जाए तो ये जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है से मिलता जुलता है। यहाँ पे थोड़े से लैंग्वेज के चेंजेज हैं, बट फिर भी वो वहाँ पे समानताएं ज़्यादा है। लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान का अगर बात करें तो वहाँ पे जो लैंग्वेजेज, जितने सारे भी लैंग्वेजेज बोले जाते हैं उनमें से एक भी लैंग्वेज कश्मीरी नहीं है। एक बात तो कश्मीरी लोगों के साथ उनका एफिलिएशन है। दूसरा है कि कश्मीर में जहाँ सुन्नी ज़्यादा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में शिया ज़्यादा है। तो वो इस बात का इंतज़ार करना कि कश्मीर मिलेगा एक साथ हो जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो वो लोग डिमांड कर ही रहे थे, और जब ये पाकिस्तान को लगा कि अब कभी भी प्लेबिसाइट वगैरह होगा नहीं, तो वो अपना काम कर दिया। चाइना भी उसको उकसाया होगा कि मतलब इंडिया के साथ जो कनेक्शन है उसको तोड़ दो। तोड़ दो कहने का मतलब कि प्लेबिसाइट होगा, झमेला है, ऐसा अगर रखेंगे तो गिलगिट बाल्टिस्तान पे इंडिया का भी एक क्लेम तो है ही है, लेकिन वो
जब दोनों अपना अपना अलग अलग रास्ता लेंगे, इंडिया अपना इधर अपना काम करने लगेगा और पाकिस्तान उधर, तो इंडिया और पाकिस्तान का जो कश्मीर को लेकर कनेक्शन है वो वीक होगा। क्यों? ये चाइना के हक में है, क्योंकि चाइना वहाँ से सीपीसी बना रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान से। तो और गिलगिट बाल्टिस्तान उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो चाइना से भी लगता है और इंडिया का लद्दाख से भी सटता है, और पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक ही कनेक्शन है, गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक, तो ये दोनों कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये बताइए कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालता है कोई, कौन डालता है ग्रे लिस्ट में? ठीक है, एफ तो एफ जो है फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, अभी तक ब्लैक लिस्टेड नहीं किया है, अभी फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया है उसको। 27 पॉइंट्स बोले गए थे कि 27 पॉइंट्स तुम्हारा कंप्लेन है अगेंस्ट में, 27, तुम 27 पॉइंट को ठीक करो। 21 के बारे में बोला गया है कि हाँ वो ठीक कर चुका है, 21 पॉइंट्स वो ठीक कर चुका है। 6 पॉइंट्स को लेकर के कंट्रोवर्सी है, तो 6 पॉइंट वो नहीं ठीक कर पाया है। तुर्की बोला कि अरे इसको हटाओ एफ से, ब्लैक ग्रे लिस्ट से, केवल तुर्की। चाइना भी सपोर्ट नहीं किया। ये मतलब पाकिस्तान के थोड़ा शर्म का बात है कि इवन चाइना, सऊदी अरबिया, मलेशिया भी सपोर्ट नहीं है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। केवल एक ही कंट्री सपोर्ट किया, तुर्की। तो अभी अगला साल तक के लिए ये फिर से चला गया है ग्रे लिस्ट में। बोला गया है कि काम करो, ये 6 पॉइंट पे काम करो। आगे बढ़ते हैं, ये न्यूज़ खुद पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। ओली इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किए, मतलब ग्रीटिंग्स ऑन दशहरा। तो जो मैप भेजे इंडियन गवर्नमेंट के पास, वो पुराना वाला मैप भेज दिया, जिसमें कि काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा ये एरिया नहीं है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट इसको सोच रही है कि दिस इज सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड ऑफ ओली। ओली को थोड़ा झटका भी लग गया होगा, क्योंकि चाइना कुछ, नेपाल का भी कुछ एरिया में कंस्ट्रक्शन कर दिया है। लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं और लोग, वो लोग बोल रहे हैं कि ये ओली एक ऐसा कैसे कर सकता है, जब पार्लियामेंट पास की है नया नक्शा को, तो नया नक्शा क्यों नहीं भेजा, क्रिटिसाइज भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज जो है, इसमें इंडिया जो अभी तक ऑस्ट्रेलिया को नहीं चाहता था कि ये पार्टिसिपेट करे, इस बार 2+2 डायलॉग के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पार्टिसिपेशन को मान गया कि पार्टिसिपेशन होगा। ठीक, तो मालाबार एक्सरसाइज जो है इस बार 2 फेज में हो रहा है। एक जो हो रहा है वो इधर बे ऑफ बंगाल में हो रहा है, और दूसरा जो हो रहा है वो हो रहा है अरेबियन सी में। तो एक विशाखापट्टनम में हो रहा है, बे ऑफ बंगाल हो गया, और दूसरा अरेबियन सी में हो रहा है, जो मिड नवंबर में होना था, मतलब हो रहा होगा या ख़त्म, नहीं ये ख़त्म हो चुका है अब। तो ये जो है नया क्या है, इस बार ऑस्ट्रेलिया 2007 के बाद पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। 2007 में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन चाइना काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया कि ये मेरे खिलाफ में ये वो क्वाड बना हुआ है। तो इंडिया चाइना को ज़्यादा परेशान नहीं करते हुए, या उसका वो इसको मिसकंस्ट्रू न कर ले, इसको लेकर के वो ऑस्ट्रेलिया को लेने से वो मना करता रहा। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी इंटरेस्टेड था पहले से ही। तो लेकिन इंडिया इस बार अपना जो ऑब्जेक्शन था वो हटा लिया और क्वाड हुआ। अब ये जो सारे के सारे 3 देश है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ये तीनों आपस में वैसे भी जुड़े हुए हैं कई सारे पैक्ट्स से। अब इंडिया जो है वो उस पैक्ट में घुस गया। फ़ायदा नुकसान देख लेते हैं। फ़ायदा नुकसान कि हाँ, चाइना को एक डर हो सकता है कि ये चारों कंट्रियाँ साथ में मिली हुई हैं, तो वो अपना स्टेप्स जो है
वो रोक के रखे, एक मतलब कि इंडिया के खिलाफ में। दूसरी बात, हो सकता है उल्टा भी हो जाए कि वो इंडिया को सबक सिखाने के लिए, ऐसा सोच करके इंडिया को परेशान करने के लिए बॉर्डर में बार बार घुसने का कोशिश करे। दोनों पॉसिबिलिटी है। एक बात पक्का है कि अगर हम अगर वार में गए चाइना के साथ में, तो हमारा वार तो इधर होगा, और इस वार में कोई भी कंट्री दूसरा देश में अपना सेना नहीं भेजता वार करने के लिए, कि ये वार तो हमको ही लड़ना होगा। जो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं इस बात को, कि ये जो वार है, ये वार इंडिया को ही लड़ना पड़ेगा। हाँ, मालाबार का लोकेशन चेंज होता है। वो कभी जापान में भी हुआ है, पहले जापान के पास भी हुआ है, ओकिनावा में। अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे, इस बार दो फेज में हो रहा है। हाँ, तो बात ये कर दे कि अगर इधर में अगर मालाबार एक्सरसाइज और क्वाड का फायदा, अगर यहाँ अगर हमारा लड़ाई होता है चाइना से, अगर हमारा वार होता है, तो इसका कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। खास का फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई हम ही को लड़ना है। ये क्योंकि कोई भी कंट्री दूसरा देश के लिए लड़ने के लिए जब तक वर्ल्ड वार ना हो जाए सेना नहीं भेजा करती है। तो चलिए, ये तो एक बात हो गई। तो इसका फायदा वहां पर नहीं मिलने वाला है। दूसरा एक बात ये है, जो लोग क्रिटिक हैं वो लोग बोल रहे हैं कि मेनली चाइना को इस एरिया में कंटेन करने के लिए ये मालाबार एक्सरसाइज और क्वाड है, मतलब कि ये साउथ चाइना सी में और इंडिया से काफ़ी दूर है। तो अगर हम क्वाड में काफ़ी जुड़ गए, तो कुछ लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर क्वाड में बहुत जुड़ गए तो हमको वो लड़ाई लड़ना पड़ेगा जो हमारा नहीं है। मतलब कि इस एरिया में हमसे दूर वो लोग अगर चाइना के साथ लड़ेंगे तो हमको भी घुसना पड़ेगा, यानी हम मतलब बेकार के उलझ जाएंगे, और उसका फल जो है हम लोगों को यहाँ इस लैंड बॉर्डर पे मिल सकता है। तो लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बट जो है सो यहाँ पे सामने है जो हुआ है। तो इसका प्लेस जो होता है चेंज होते रहता है। पहले ये ओकिनावा में भी हुआ है, जापान में भी हुआ है। चलिए, हम यहाँ तक ही कवर करते हैं आज, और आप लोग फिर पढ़िए, सीट भेज दे रहे हैं। और 70 ऑलरेडी 70 हो चुका है, 70 पेजेज। तो परसों टेस्ट दीजिए, कल हम लोग नेशनल पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है? कोविड से बच के रहिए। क्योंकि सरकार जो है वो बड़ा अजीब तरीक़ा से बिहेव कर रही है, बहुत ही अजीब तरीक़ा से। तो सबको अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि अजीब सा एक हरकत हो रहा है कि इलेक्शन थे, दिवाली था, छठ था, इसमें सरकार जो है वो इसका कवरेज बिल्कुल कम करवा दी थी। मीडिया में गायब हो चुका था कि कोविड नाम का कोई चीज़ भी है। रिपोर्टिंग बहुत बहुत कम हो रहा था। और जैसे ये सारे की सारी बातें ख़त्म हुई, इलेक्शन पार हो गया, दिवाली और छठ इंजॉय कर लिए, तो अब पता चल रहा है कि बड़ा भयानक हालत में कोविड फैला हुआ है। महाराष्ट्र का जो ये है चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, वो बोल रहे हैं कि सुनामी आने वाला है कोविड का। तो सरकार जो है वो बिल्कुल सुविधा से अपना काम कर रही है। उसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रही है। उसको लग रहा है कि लोगों को डराना है तो लोगों को डरा रही है। उसको लग रहा है कि नहीं, लोगों को अब नहीं डराना है,
तो नहीं डरा रही है। तो अभी जैसे छठ का सुबह तक वो लोगों को नहीं डराने का पॉलिसी में थी कि लोगों को नहीं डराना है, तो आप न्यूज़ जो था वो आना बंद हो गया था। ठीक, और न्यूज़ चैनल तो मतलब सपेरा का धुन पर नाच रहे हैं, और छठ का सुबह सुबह से लोग ज़बरदस्त कवरेज करना शुरू कर दिया है। तो सेंस यही मिल रहा है कि यहाँ पर जो कोरोना है एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा भयानक हालत में है, लेकिन उसका रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग हो रहा है अभी तक। और एक और भी बात है यहाँ, हाँ पूजा आंसर कर रहे हैं, और भी एक बात है कि 7 महीने हो गए करीब करीब, तो लोग जो है वो इतने दिन तक नहीं झेल सकते हैं इस तरह का प्रॉब्लम्स को, मतलब कि मास्क सैनिटाइजर काम सब रुके हुए हैं। तो लोग क्या है काफ़ी अब लैक्स हो गए हैं। वो आप खुद में भी अपने आप को देख रहे होंगे कि आप लोग भी काफ़ी लैक्सिटी में होंगे कि अ, कुछ नहीं हो रहा है। तो लेकिन ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर टाइम कुछ नहीं ही होता है, कभी कभी होता है लाइफ में एडवर्स इवेंट्स। हम लोग जब वही कश्मीर का फिर एग्जांपल ले रहे हैं, जब फौज में थे तो हम लोग का जो कैंपस होता था उस कैंपस में हम लोग राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी हमारा होता था, राउंड द क्लॉक मतलब कि हमेशा कोई ना कोई क्या हर मोर्चा होता था, हर मोर्चा पर दो दो लोग जो थे वो मशीन गन लेकर के हमेशा 2-2 घंटे के लिए खड़े होते थे। अब कश्मीर में है तो अटैक के चांसेस तो रहती हैं। तो नया नया जब सिपाही का ड्यूटी पड़ता था, नया नया आता था, तो वो बड़ा अलर्ट रहता था। 5 महीने 6 महीने के बाद उसको लगता है कुछ नहीं होता है, और कभी एक दिन अटैक हो जाता था। तो ये कुछ नहीं होता है, हाँ नहीं होता है, सही बात है, नहीं ही हो रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें डेली डेली होंगी भी नहीं। तो उसको ऐसे ही समझिए कि अचानक से टेररिस्ट अटैक है, ये कब थोड़ा भी ढीला होंगे तो ये हो जाएगा। और चूंकि ये बीमारी जो है, ये बीमारी में हम लोग बहुत कुछ सुने, माइल्ड सिम्टम्स हैं, मॉडरेट सिम्टम्स हैं, डेथ हो रहे हैं, सारी की सारी बातें सुने। लेकिन ये बीमारी ये अभी पता चल रहा है कि इतना आसान बीमारी भी नहीं है ये जिसको माइल्ड भी हो रहा है उसमें भी वो क्या सिम्टम्स छोड़ देगा लाइफ लॉन्ग, ये कोई नहीं बोल सकता। तो बेहतर हो कि माइल्ड भी नहीं हो, अगर जान बच भी जाना है, ये भी अगर हो कि हाँ चलो डेथ तो नहीं होगा, यंग है, अच्छा हेल्थ है, लेकिन पता नहीं ये क्या सिम्टम छोड़ के जाएगा। ये थोड़ा अजीबो गरीब बिहेवियर है इसका हर पर्सन पे। बता ही दिया आप लोगों को, कुछ लोग लाइफ लॉन्ग मतलब सांस लेने में तकलीफ रह जाएगा, कुछ लोग लाइफ लॉन्ग हो सकता है कि सो नहीं पाएंगे ठीक से, तो कई सारे प्रॉब्लम्स है। तो बचा के रखिए। लोग काफ़ी रिलैक्स वे में फील कर रहे हैं, अब बाहर निकलेंगे तो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बेहतर हो कि अपने आप को बचा करके रखा जाए। ये लगता है ये रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हो रहा है, कुछ खतरनाक मसला अंदर अंदर हो रहा है क्या। हाँ पूजा का बात करें। अच्छा, मतलब टेस्ट करवाएं या केवल सिम्टम्स से बात कर रहे हैं, सिम्टम्स लेकर के बोल रहे हैं या फिर टेस्ट पॉजिटिव हुआ था। ओके, ठीक है, आपसे हम फिर बात करेंगे, समझेंगे कि ये तो यहाँ पे तो लिख के बात करना पड़ेगा, तो हम समझेंगे कि क्या 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 हुआ था। हम क्योंकि मैक्सिमम लोगों को बहुत मतलब जो इसमें से गुजर रहे हैं वो बहुत खराब मतलब फील कर रहे हैं कि बहुत बुरा दौर था जैसे वो। हाँ, मॉरिशस और सिंगापुर का क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि ब्रिटेन का कोई पर्सन इंडिया में पैसा लगाना चाहता है, एफडीआई, तो अब सोचिए कि वो
अगर यहाँ पैसा लगाएगा तो कंपनी तो ब्रिटेन की है, तो ब्रिटेन में जो उसका इनकम होगा उस पे जो टैक्स लगेगा दैट इज क्वाइट हाई। यहाँ पर अगर एफडीआई आया तो यहाँ पर की भी सरकार जो गैर नागरिकों से जो टैक्स लेती है वो लेगी। एक तो नागरिक का इनकम टैक्स होता है, दैट इज अनदर थिंग, वो तो उनको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो कंपनी का प्रॉफिट अगर होगा वो हमारी सरकार भी लेगी, तो कुल मिलाकर के टैक्सेशन जो होते हैं वो काफ़ी हो जाते हैं। और इवन हमारे यहाँ पे जो जो लोग यहाँ के हैं और यहीं पर इंडिया में ही फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो वो लोग भी सोचते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट होगा टैक्स देना पड़ेगा, अपना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज़ क्वाइट हाई। तो ये लोग करते क्या है ना कि पैसा जो है वो थ्रू हवाला, अब हवाला अभी हम नहीं समझाएंगे, या समझाएंगे भी तो वो शॉर्ट में समझाएंगे, ये क्लास में ही समझा सकते हैं ज़्यादा बेहतर, या फिर ये बिजनेस का न्यूज आएगा तो कभी समझा देंगे। हवाले के थ्रू क्या करते हैं, वो हवाला के थ्रू पैसा जो होता है वो भेज देते हैं सिंगापुर या मॉरिशस। दे आर लो टैक्सेशन कंट्रीज। तो हमारा अमिताभ बच्चन का पैसा जो होगा, सोचिए ऐसा, अमिताभ बच्चन का जो पैसा होगा वो थ्रू हवाला वो चला जाएगा मॉरिशस, और वहाँ पे कंपनी खुलेगी, वो कंपनी इंडिया में पैसा लगा देगी। तो पैसा कल लगाया कौन? अमिताभ बच्चन लगाए हैं। और वो पैसा यहाँ पर वो लगाए हैं इंडिया में, लेकिन इनकम टैक्स कौन कंट्री ले रही है? मॉरिशस लेगी, क्योंकि मॉरिशस में कंपनी रजिस्टर्ड है। या जो भी टैक्सेशन होगा यहाँ पे भी कुछ देना पड़ेगा, बट एनीवे वो जो बचाना है वो पार्ट बता रहे हैं, वहाँ से वो यहाँ पे पैसा लग जाएगा। और वो काफ़ी लो टैक्सेशन कंट्रीज़ हैं, वे मॉरिशस, सिंगापुर और भी कुछ कंट्री हैं जहाँ से काफ़ी पैसे आ जाते हैं। तो इस तरह जो होता है राउटिंग होता है, मनी का राउटिंग होता है, राउटिंग होता है इंडियन पर्टिकुलरली ब्लैक मनी, पर्टिकुलरली वो ब्लैक मनी राउटेड होकर के फिर वापस आ जाता है। तो इंडिया को काफ़ी नुकसान है, अपना सिटीजन यहीं का पैसा, यहाँ से कमाया हुआ पैसा लेकर के और दूसरा देश से ला करके यहाँ पे लगा देता है, तो इंडियन गवर्नमेंट का पैसा कम मिलता है। और मॉरिशस का तो हम बता ही दिए, उसको तो पैसा चाहिए ही नहीं, उसको कम कम पैसा। तो एक बात ये है यहाँ पे। दूसरा है कि अगर इंडियन नहीं भी है, अगर ब्रिटिश सिटीजन भी है, तो ब्रिटेन का वो टैक्सेशन से बचने के लिए वो मॉरिशस के थ्रू चैनल करेगा पैसा को, कि मॉरिशस से यहाँ पर आ जाए। तो ये हुआ हमारा जो है राउटिंग का बात। वो टैक्सेशन के कारण ऐसा होता है। थोड़ा सा हवाला के बारे में बोल सकते हैं जब बात उठ ही गया है। तो बात ये है ना कि सोचिए आप कि अभी वैक्सीन बन जाएगा, तो वैक्सीन बन जाएगा, अब यहाँ पे हमारी कंट्री है और यहाँ पे आप समझ लीजिए चलिए यहीं पे दिखा देना, ये अच्छा रहेगा। यहाँ पे चाइना है, तो चाइना से हम वैक्सीन मंगाएंगे, हमारा कोई कंपनी मंगाएगा चाइना से, और हम यहाँ से चावल भेज देंगे। तो वैक्सीन जो आया उसका एक्चुअली बिलिंग जो है वो बिलिंग हुआ है 1 लाख बिलिंग, लेकिन वो है वैक्सीन कितना का? वो वैक्सीन 10 लाख का है। इसको बोलते हैं अंडर इनवॉइसिंग। तो वो सस्ता सरकार को बोलेगा कि 1 लाख का दाम का है, क्यों? सरकार को कम टैक्स देना पड़ेगा। तो कम टैक्स देना पड़ेगा तो 9 लाख रुपया हमारा जो पर्सन होगा वो तो देगा ना वहाँ पे, वो चाइना में। तो अब क्या है कि यहाँ से जो चावल भेजेगा, अगर मान लीजिए वही पर्सन चावल भेजता है, तो चावल का भी सोचिए आप कि 1 लाख वैल्यू का है। नहीं, वो क्या है कि एक्चुअली वो 20 लाख का है, सोच लीजिए 20 लाख का है, और वो भी अंडर अंडर इनवॉइसिंग हुआ है उसका। तो चलिए कुछ ऐसा समझते हैं हम लोग कि ये चलिए यहाँ पे हो गया हमारा 20 लाख का। अंडर इनवॉइसिंग में 15 लाख का जो है वो इनवॉइसिंग हुआ है।
तो चेक से जो पेमेंट होगा, वो चेक से पेमेंट होगा, जो चाइनीज होगा वो 15 लाख का करेगा, ठीक है। लेकिन हम उसे 4 लाख रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा, क्योंकि 20 लाख का सामान भेज चुके हैं, हमको तो चाहिए 4 लाख रुपया, और हमको देना है इस चाइनीज को, यहाँ पे इस चाइनीज को, चाइनीज है यहाँ पे नाम लिखते हैं, यहाँ पे है ए, थोड़ा सा बता रहा है हवाला कैसे हो जाएगा, ए और यहाँ पे है बी। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या देखें कि ए 9 लाख रुपये पाएगा बी से, और यहाँ पर है सी और यहाँ पर है डी। तो अंडर इन्वेस्टिंग करके भेजे हैं 15 लाख का, तो सी डी को देगा 5 लाख, कहीं से भी दे, लेकिन सरकार के थ्रू नहीं, ये छुपे छुपे होगा। और बी ए को देगा 9 लाख, ये भी छुपे छुपे होगा। तो यहां से सोचिए, यहां पर एक ही पार्टी है, तो डी सी को बोलेगा कि तुम मेरा 5 लाख ए को दे दो, तो ए को 5 लाख मिल गया, ये हो गया ब्लैक मनी, ठीक। तो ये जो ब्लैक मनी है, ये ब्लैक मनी इंडिया से देखा जाए तो पहुंच गया चाइना, देखा जाए तो, और यहां वो पैसा कमा लिया गया। तो ये है हवाला रूट। तो हवाला रूट से ऐसा होता है कि हवाला रूट से हमारे यहाँ पर जो लोग पैसा काफ़ी कमा लेते हैं ना, वो पैसा को इंडिया से बाहर कुछ इसी तरह से भेजते हैं, अंडर इन्वेस्टिंग ओवर इन्वेस्टिंग करके यहाँ का पैसा को वो बाहर भेज देते हैं, ठीक। यहाँ पे जैसे ये जो है, ये डी छुप छुप के 5 लाख रुपए भेज दिया, सरकार को पता भी नहीं चला। तो ये हो गया हवाला। तो इंडिया में जो ब्लैक मनी जनरेट होता है कई बार, वो मॉरिशस पहुंच जाता है, इसी तरीका दिमाग लगा करके पहुंचा देते हैं। और मॉरिशस में कोई कंपनी होती है, वो इंडियन गवर्नमेंट को बोलती है हम यहाँ पे एक फैक्ट्री लगाएंगे। तो फैक्ट्री लगाएंगे तो मॉरिशस यहाँ का पैसा पे यही क्यों नहीं लगा लिए, यही कारण था कि यहाँ पे टैक्स काफ़ी देना पड़ेगा, और मॉरिशस के थ्रू लगाएंगे तो नहीं देना पड़ेगा। यही मेन बात है जिससे कि मॉरिशस और सिंगापुर से ज़्यादा पैसा आता है। बट उसको दीज आर लूप होल्स, इसको ख़त्म करने के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी भी हुआ है सरकारों के बीच में, और लो टैक्सेशन को लेकर के तो कुछ ट्रीटीज हैं जिससे कि इसको रोकने का कोशिश अब हो रहा है, और ज़्यादा फंडिंग जो होगा अब इस तरह से अब आना धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। सरकारें समझ चुकी है कि ये लूप होल्स है। और कुछ ठीक है, और कुछ नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं क्लास को। आप लोग कल मिलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के साथ।